अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के हालात हैं, इन्हें तारीख के पस्त तरीन हालात कहा जा रहा है कि निचली तरीन सतह पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि वो मुआहदा जो 6 दहाइयों में यानी 60 सालों में कभी निशाना नहीं बना इन तलखियों का, अब वो भी उसने मुअत्तल कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत से सवाल अपनी जगह पर उठ रहे हैं। मीनवाइल जो वहाँ का मीडिया इश्तियाल फैला रहा है, कहा जा रहा है कि जंग में पहली हलाकत सच्चाई की होती है और इंडियन मीडिया कामयाबी से ये किरदार अदा कर रहा है और अपनी गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा है कि वो उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाएं और कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़े। और इसमें जो छोटी सी छोटी बात होती है उसका बतंगड़ बनाने में इंडियन मीडिया इस तरह से आ गया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बरतानवी खबर रसां इदारे को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खदशात के ऊपर बात की। उनसे क्वेश्चन इस अंदाज में किए गए यल्दा हाकिम की तरफ से, जो न्यूज़ प्रेजेंटर थी, कि उन्हें जवाब में ये कहना पड़ा कि अगर भारत इनिशिएट करेगा तो हम नाप तोल के जवाब देंगे। मीनवाइल उन्होंने उसमें कुछ पाकिस्तान की तारीख का भी जिक्र किया, बट वहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को जंग की धमकी दे डाली है। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के बयानात को इंडिया कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है अपने हक में? ख्वाजा साहब का स्टेटमेंट बाय एंड लार्ज तो बिल्कुल ऑन टारगेट है। अच्छा, कि इंडिया ने ये सारा शुरू किया काम, लड़ाई झगड़े की बातें करना, और उनके मीडिया ने और उनके एक्स रिटायर्ड लोगों ने, फौजियों ने सब इतना हाइप क्रिएट कर दिया, वॉर 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 की बातें शुरू कर दी है। तो हम तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। अलबत्ता ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये बेसिकली उन्होंने कहा है। तो इसमें तो कोई इतराज़ नहीं हो सकता, यही कहना है। जिस चीज़ पे कोई थोड़ा बहुत इशू बन सकता है अगर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाए, तो उनसे ये पूछा गया था कि दहशतगर्दी और टेररिज्म और जिहादी ग्रुप्स और ये वो, तो उसके ये आप तो इनको सपोर्ट करते रहे हैं इन द पास्ट, आपकी हिस्ट्री रही है, आपकी हिस्ट्री रही है, तो आप कैसे अब डिनाई कर सकते हैं कि आपने ये फिर उनके ज़रिए नहीं किया। तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया, मैं उससे इतना मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी हमने किया है, मगर अमेरिका के कहने पे किया है, और अब हम सब भुगत रहे हैं। और तो मतलब ये मेरा ख्याल है, ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हमने किया है और अमेरिका के कहने पे किया है। इससे कोई आपको हमदर्दी नहीं मिलती। बात तो वही आ जाती है कि फिर इसका मतलब है कि आपने पहले किया तो अब भी कर रहे हैं, और उस वक्त किसी के कहने पे किया, अब भी किसी के कहने पे कर रहे हैं, या अपने कहने पे कर रहे हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए था। इसका जवाब यही था कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने तो जिहाद के ख़िलाफ़ रियासत की तरफ से पैगाम दिया है कि रियासत ही है जो जिहाद डिक्लेयर कर सकती है, इसलिए हमने तो सारी जिहाद बैन की हुई है कानून के मुताबिक। हम तो खुद शिकार हैं टेररिज्म का, जो कि हमारे ख्याल से इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को। और फिर ये लोग जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे टीटीपी का ऐसा ग्रुप है, ये हमारे पे इल्ज़ाम ये लगता था कि ये हमने इनको घुसपैठिया बनाया हुआ है अमेरिका के ख़िलाफ़, मगर ऐसे अब देख लें वो पावर में है तो वो तो हमारे ख़िलाफ़ लगे हुए हैं प्रमोट करना। तो ये बातें ऐसे नहीं है कि हमने कोई ग्रुप्स बनाए हैं, ये नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है कि एक एलाइड ग्रुप था नेटो के ज़रिए जो अमेरिका को रेजिस्ट किया। वी वर पार्ट ऑफ दैट अलायंस। उसके अंदर CIA के तहत फ्रीडम फाइटर्स बने थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की। अब उसके बाद वो डिसबैंड हो गए जब वो रूस चला गया। अब हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, ना वो CIA के कंट्रोल में है। उस वक्त सारी CIA की फंडिंग थी, सब था। तो अब हमारे ये खाते में डाल देना इज़ नॉट फेयर। इस किस्म की कोई बात करनी चाहिए थी। मगर मेरा ख्याल है उन्होंने ये जो कह दिया जी हाँ हमने किया है, और वो तो अमेरिका ने हमें कहा था और हम रिग्रेट करते हैं कि हमने ये क्यों किया। आई डोंट थिंक दिस वाज अ गुड डिप्लोमेटिक आंसर। बट चले, अब शायद इसको वो लोग उछालेंगे कि ये मान गए हैं कि ये हमारे लोग थे और ये है वो, ऐसी बातें। तो इसको थोड़ा सोच समझ के जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि शायद फॉरेन ऑफिस को जवाब देना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर को इन चीज़ों में शायद नहीं देना चाहिए जहाँ इस किस्म की लीगल और इंटरनेशनल सटल्टीज़ हैं। ख्वाजा साहब इज़ नॉट अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, तो इसलिए ये शायद फॉरेन ऑफिस वाले ये जवाब देते तो बेहतर था। हमने फॉरेन ऑफिस की पॉलिसी ज़रा रिस्ट्रेंट की देखी है वैसे बयानबाजी में, लेकिन ख्वाजा आसिफ के इस इंटरव्यू में उन्होंने लश्कर तैयबा के हवाले से भी बात की कि भाई वो बैंड है, अगर मदर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही पाकिस्तान में तो जो उसका ऑफशूट है, जो द रेजिस्टेंस फोर्स जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? तो बहरहाल इसको जवाब बेहतर हो सकता था।
ये इससे भी बेहतर हो सकता था। मीन वाइल वो आलमी ताकतों से कह रहे हैं कि वो किरदार अदा करें जो इस वक्त ग्लोबल पावर्स हैं डी एस्केलेट करने में। हाँ, वो एक नया इशू बन गया कि आलमी पावर्स जो हैं वो क्यों रोल अदा करें। वो पहली बात तो ये है कि इस वक्त तक तो कोई आलमी पावर ने इंडिकेट नहीं किया कि वो परेशान है या इस चीज़ को इतना उछाला नहीं जा रहा बाहर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में। बस जो बयान आए हैं सबकी तरफ से, उसमें सब ने यही कहा कि हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को। वो तो जहाँ भी टेररिज्म होगी तो ऐसी बात होगी। दूसरी बात ये, किसी ने ये नहीं कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो इंडिया अगर ये समझ रहा था कि ये दुनिया को कन्विंस कर लेगा कि जी पाकिस्तान का हाथ है, इतना बड़ा ड्रामा किया है, जेडी वैंस था, उनके कान भरे होंगे, ये सारा मीडिया को वेप अप किया कि पाकिस्तान पहले दिन से पूरा एक बराज है ना ब्लिट्जक्रीग की, तो मगर उसके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ये नहीं बात मानी कि ये किसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वो बेवकूफ़ तो नहीं, उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं ना। आपका ख्याल है कि जेडी वैंस ने पूछा नहीं होगा CIA को फौरी तौर पे कि आपकी क्या ख्याल है ये किसने किया है? इसी तरीके के साथ मैं फिर याद दिलाता हूँ कि 2000 में जब बिल क्लिंटन आया था तो उस वक्त भी एक वाक़या हुआ था और उसी वक्त ही CIA ने बिल क्लिंटन को आगाह कर दिया था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये लोकल किया गया है। और इसीलिए बाद में मैडलिन ऑलब्राइट की जो किताब है, 2-3 किताबें लिखी उन्होंने, तो एक में हिलरी क्लिंटन का प्रेफेस है और एक में ख़ुद वो लिखती हैं कि क्लिंटन ने ये कहा था कि ये हमारा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान ने किया, ये लोकली था ये इशू। इशारा यही था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या ये लोकल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थी क्योंकि सिख मारे गए थे तो हिंदुओं ने सिखों को मार दिया। तो वहाँ इंडिया में काफ़ी शोर पड़ा था, तो फिर वो किताब में से जो इंडियन एडिशन थी उसमें से वो निकालना पड़ा वो पार्ट, मगर इंटरनेशनल एडिशन में अभी भी है। और उसका हवाला भी साग डार साहब ने पढ़ा जा सकता है कि वहाँ अमेरिका में क्या सोचा है। अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि हम सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं लेकिन इससे आगे ना जाना या कश्मीर की सिचुएशन पे कोई तबसरा ना करना, क्या जाहिर करता है? डोनाल्ड ट्रंप माजी में इमरान खान साहब को सालसी की पेशकश कर चुके कश्मीर के मामले को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो एक दाई रहे हैं इंटरनेशनली कि वो आम चाहते हैं यूक्रेन वॉर के ऊपर या गजा के ऊपर उनकी जो स्टेटमेंट रही कश्मीर के हवाले से वो इतने इनरिलेवेंट या क्यों इनडिफरेंट फील करवा रहे हैं? कश्मीर के बारे में सारी दुनिया इंडिफरेंट है। UN रेजोल्यूशंस ख़त्म हो गए, उन्होंने कहा जी शिमला एग्रीमेंट के बाद UN रेजोल्यूशंस की कोई अहमियत नहीं। ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये रवैया है, एटीट्यूड ये है। और आपने भी शिमला के अंदर यही कहा था कि बायलैटरली हम डिस्कस करेंगे ये। तो उसके बाद फिर आपका इंटरनेशनल स्टैंड जो है वो कमज़ोर हो गया ना। अब तो अच्छी बात है, आपने खुद ही कह दिया कि हमने शिमला एग्रीमेंट भी इन अबेंस कर दिए, तो अब आप फिर बात करें इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर। मगर देखिए ना, हर साल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जाता है ये यूनाइटेड नेशंस सितंबर में, हर स्पीच के अंदर कश्मीर का जिक्र होता है, कश्मीर रेजोल्यूशन का जिक्र होता है। तो शिमला एग्रीमेंट तो ऑन पेपर तो है मगर हमने एक्चुअली कभी इम्प्लीमेंट तो नहीं की ना। हम तो वही UN रेजोल्यूशंस लेके बैठे हुए हैं UN, और मैं वो करेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर वो आप छोड़ दें विदाउट अ रेजोल्यूशन बायलैटरली, या तो बात आगे बढ़े, अगर बात आगे बढ़ती है और बायलैटरल सेटलमेंट हो जाती है तो फिर UN रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया वो बायलैटरली नहीं करने के लिए तैयार, तो फिर आपके पास कुछ तो हाथ में होना चाहिए, और वो वही है कि जो आपके UN रेजोल्यूशंस हैं। तो इसलिए यू हैव टू कीप हार्पिंग अबाउट दैट, उसी की बात करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका की तरफ से या किसी इंटरनेशनल बिग पावर की तरफ से ये आएगा कि ये पाकिस्तान ने किया है। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट की। इस किस्म के सिचुएशन में एविडेंस आसान भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि लोग भी लोकल होते हैं, और अगर आपने सभी को मार दिया है जैसे आप कहते हैं कि हमने कोई पता नहीं कितनी मार दिया है, ये भाग गए हैं, तो एविडेंस कहाँ से आएगी आपके पास? के आपको कैसे पता पाकिस्तान ने ये करवाया है जी? तो इस किस्म के इश्यूज है। तो जैसे हम कहते हैं कि इंडिया का हाथ है बलूचिस्तान में, मगर हम कौन सी एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं? कुलभूषण यादव के अलावा तो हमारे पास कुछ और नहीं, हमारे पास कम से कम कुछ तो एविडेंस है। इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया अरेस्ट कर लेता है लोगों को जी, जो कि कहता है कि ये पाकिस्तान से आए हैं या पाकिस्तान के, उनसे कन्फेशन ले लेता है, वो अलग बात है। आप किसी को भी पकड़ के ले जाएं, कन्फेशन लेना तो बड़ी आसान बात है, 2 लित्र लाओ तो कन्फेशन मिल जाती है। मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जब ये क्षितिज सिंहपुरा का मामला हुआ तो उस वक़्त कुछ अरसे के बाद इंडियन फोर्सेस ने एक सोहेल मलिक है उसको गिरफ़्तार कर लिया कश्मीर में, और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। उनको जेल में डाल दिया। वो फिर अदालत में 2011 में वो एक्विट हो गए, छोड़ दिया कि एविडेंस ही कोई नहीं है, और इंडिया की मीडिया ने छुपा दी सारी बात। तो ये करने को तो जो बंदा कन्फेशन लेनी है वो तो मारकुटाई रोकने के लिए हर बंदा कन्फेस कर देता है, मगर जब अदालत में जाते हैं तो कन्फेशन, एक बंदे की कन्फेशन के ऊपर कन्विक्शन नहीं हो सकती, उसके साथ और भी एविडेंस देनी पड़ती है। तो वो कभी इनके पास थी नहीं और ना ही है, तो ये करते हैं ऐसे। हमारे लोग भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब करते हैं ऐसे। मैं समझता हूँ कि इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं है,
और जो केस बन रहा है वो यही केस बन रहा है उनके खिलाफ कि ये खुद करवाया है। तो अगर जब ये खुद करवाई जाती चीज़ें तो इसके खिलाफ एविडेंस निकल भी आए तो वो मानी नहीं जाती। कोई कौम तैयार नहीं होती मानने के लिए कि हमारी डीप स्टेट ने ऐसी कोई चीज़ की है। और स्पेशली वो बीजेपी जैसी पॉपुलर गवर्नमेंट, उसके ऊपर तो इंडियन अवाम और इंडियन मीडिया कभी भी दाग नहीं लगाएगा। ये जो सब कुछ हुआ है इसकी तो सारी एविडेंस इन माय व्यू पॉइंट्स के ये इंडिया ने खुद करवाया। और मैंने कल अपने प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल में ये बात की थी। मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया की मदद में आएगी। वो इंडिया का बयानिया नहीं मानेगी। इंडिया का मीडिया की जो ज़ोर से शोर जो पड़ा हुआ है इसको वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे। एंड आई डोंट थिंक दिस विल मैटर मच। ठीक, तो अब इंडिया को फिर फेस सेविंग कैसे मिलेगी? फेस सेविंग की ज़रूरत ही नहीं है। उनको क्या फेस सेविंग की जरूरत है? अब जाहिर है इतना बड़ा ड्रामा रचाया है, जेडी वांस के होते हुए ये सब हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी को शेक करना चाहते थे, अपने हक में लाना चाहते थे, तो नहीं हुआ ना। तो अब फेस सेविंग यानी इससे कैसे निकलेंगे? एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो तो देखिए ना, पहले भी इनको करना पड़ा ना। तो क्या हुआ, इंडिया की सारी कौम ने बात मान ली उनकी कि हाँ जी हम तो बालाकोट में ये करके आए, यहाँ तक कि हमने तो पाकिस्तान का एक F-16 भी मार गिराया। मीडिया जो है उसको फीड किया गया, उन्होंने एक बयानिया बना दिया। इंडिया की 90% अवाम उस बयानिया को यकीन करती है। अभिनंदन को अवार्ड दे दिया, अवार्ड भी दे दिया, हालांकि आपको पता ही है क्या हुआ। तो अब बात यह है कि ये एक झूठ जो है ना, जब वो रियासत उसको बैक करे तो वो चल पड़ता है। और स्पेशली वो मीडिया जो कि बिल्कुल आज़ाद ना हो वो तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि क्योंकि ग्लोबल पावर्स अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं और अलग ब्लॉक्स रीअरेंज हो रहे हैं, खित्ते में अमेरिका के जो मफादात हैं, इस एक्ट के पीछे अमेरिका की भी कोई ऐसी काविश हो सकती है जिसमें इंडिया को बालादस्ती दिलाई जाए खित्ते में दोबारा वापस, स्पेशली पाकिस्तान का इस रोल देखते हुए अफगानिस्तान के ज़िम्मे में या चाइना के, इसमें कोई वजन है? देखिए ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी पाकिस्तान में चल रही है जी कि जी इसमें अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका और चाहता है कि इंडिया इस रीजन के अंदर हेजमन बन जाए और बन के चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए और पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाए। ये एक थ्योरी चल रही है, ठीक। अच्छा, मैं सिंपल सी आपसे बात करता हूँ कि अगर ये बात सही है कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है या अमेरिका ने, तो फिर अमेरिका कहे ना कि पाकिस्तान के नहीं करवाया है, ये क्यों नहीं कहता? वो तो पीछे पड़े हुए हैं अमेरिका के, कोई बयान तो दे दो, कुछ कर दो। वैंस वहाँ बैठा हुआ है, नहीं किया। इसलिए ये जो थियरीज बनाना बड़ा आसान होता है कि जी इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, साउथ चाइना सी, क्वाड, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हैं। हाँ। मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया के अंदर भी एक सेंटिमेंट है, एक सोच है कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना बड़ी ख़तरनाक बात है। दुश्मनी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है अमेरिका के साथ दोस्ती करना, क्योंकि अमेरिका किसी वक्त भी आपको छुट्टी करा सकता है। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये हेनरी किसिंजर के लफ्ज़ हैं कि फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज़ मोर डेंजरस दैन हॉस्टिलिटी टू अमेरिका। अब अगर हेनरी किसिंजर ये कह रहा है, और बड़े फेमस वर्ड्स हैं उसके, कि इट कैन बी फेटल, मतलब ये है कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है दोस्ती करना। जी, दोस्ती ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। हाँ, तो अब बात यह है कि इंडिया के अंदर भी बहुत लेफ्टिस्ट पार्टीज़ हैं, सेकुलर पार्टीज़ हैं, और बेसिकली नॉन अलाइंड मूवमेंट की हिस्से की पार्टीज़ हैं, द कांग्रेस फॉर एग्जांपल। तो वो तो हमेशा अमेरिका को एट आर्म्स लेंथ उन्होंने रखा है। ये बीजेपी है जिसने जाके कोशिश की है कि मैं जप्पी डाल लूँ अमेरिका के साथ, ठीक। और मोदी साहब स्पेशली दिन रात आगे पीछे होते रहते हैं। अभी आपने देखा वो जेडी वैंस आया हुआ और उनके बच्चों को खिला रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब ने गोदी में बच्चे लिए। आई मीन गिव मी अ ब्रेक। मगर मतलब है कि इतना भी चुस मारने की क्या जरूरत है आपको? मगर चलो, दैट इज द वे द बीजेपी ऑपरेट्स। वो समझते हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना इज नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब बात यह है कि इसीलिए वो लेट गए हैं। जैसे अमेरिका ने कहा कि अपना टेरिफ ठीक करें, ये तैयार हो गए करने के लिए। पहले ही पेशकश लेके चले गए थे उनके कहने से पहले। तो अब बात यह है कि तो एक तरफ तो ये ऐसी सूरत हाल है, दूसरी तरफ एक और भी सूरत हाल है। वो ये है कि क्या अमेरिका के कहने के ऊपर इंडिया चाइना के खिलाफ महाज बना लेगा? मैं नहीं समझता बनाएगा। नो, हियर इज़ माई इशू। ये जो सब लोग कहते हैं ना कि एक पूरा एक क्वाड बन गई, ये हो गया, वो हो गया, इंडिया और अमेरिका की नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, सारा चाइना के ऊपर फोकस है। ये सही है, आप एक हद तक ये बात सही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मगर क्या अमेरिका के कहने के ऊपर किसी स्टेज पे भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद चाइना के साथ इंडिया करेगा? नो, नहीं करेगा। दैट इज़ द वे आई सी थिंग्स। इंडिया इज़ अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट दैन कि जी इधर चले गए थे उधर चले गए। वो अपने आप को समझता है कि
अब वो भी एक ग्रेट पावर बनने जा रहा है, वो समझता है, अभी नहीं, कहीं भी नहीं है वो, मगर वो समझता है कि इन फ्यूचर वो भी एक ग्रेट पावर बनने जा रहा है। इस वक्त अमेरिका की बास्केट के अंदर बैठना इज़ नॉट गुड साइन फॉर पावर दैट इज थिंकिंग कि हम तो ग्रेट पावर बनेंगे। अभी उनकी कोई चांस नहीं है ग्रेट पावर बनने की, और अब तो हाल ही में कम हो गई है, क्योंकि अपनी रीजन के अंदर भी वो ग्रेट पावर नहीं बन सकते। जो पहले थे अब वो नहीं है, सारे जो छोटे मोटे जो मुल्क है वो भी खिलाफ हो गए, इन्होंने बिग ब्रदर बन गए ना, तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है रीजन में फेल हो गई है, तो ग्लोबल लेवल पे क्या होगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि आंखें बंद करके इंडिया अंडर बीजेपी विल रिस्क इन टेकिंग अ हॉस्टाइल पोजीशन विज़-विज़ चाइना। ये ज़्यादा कैलिब्रेटेड पोजीशन रखेंगे। इसीलिए इंडिया और चाइना के बॉर्डर टॉक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये भी आपको कह दूं कि चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया के साथ झगड़ा लेना। ये भी आज आपको मैं अपना मौक़िफ़ दे दूं इसके। लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ तो चाइना विल कम टू पाकिस्तान एड, और ये होगा और वो होगा। वो अपनी जगह पर देखा जाएगा जब होगा। मगर चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया को, जिन्होंने कहते हैं पंगे लेना इंडिया के साथ या बॉर्डर इश्यूज़ को और गड़बड़ करना। क्यों? चाइना नोज़ कि इस वक्त एक महाज बन रहा है चाइना के ख़िलाफ़, ठीक, और वो जो महाज बन रहा है उसके अंदर चाइना डजंट नीड एनी मोर एनिमीज़। वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा इंडिया को। वो इंडिया के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश नहीं करेगा। दैट विल पुश इंडिया इनटू अमेरिकाज कैंप। इंडिया भी ये चाहेगा कि बैठ के अक्रॉस द टेबल अपने मामले जो हैं चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज शेयर कर लिए जाए। इंडिया चाइना की तजारत बहुत बड़ी है, और अब चाइना की ये कोशिश होगी कि इंडिया के साथ और तजारत की जाए, क्योंकि चाइना के ऊपर वो टैरिफ्स लग रहे हैं जी। और अगर इंडिया अपने टैरिफ्स गिरा रहा है और अमेरिका के साथ, तो फिर चाइना विल मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया एंड इंडिया विल लाइक दैट। तो मैं ये समझता हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि अब इंडिया और अमेरिका मिलके चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज बना रहे हैं। इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ है। इंडिया विल, उसकी अफगानिस्तान पॉलिसी है, उसकी चाइना पॉलिसी है, उसकी पाकिस्तान पॉलिसी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पॉलिसी जो है वो यही है कि पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत के तौर पे वो देखना चाहता है। मगर क्या वो इस हद तक जाएगा जंग करने? नो। इंडिया को इस बात का पता है कि अगर जंग की बात शुरू होगी ना, तो सबसे पहले जो कैजुअल्टी होगी, इवन बिफोर वॉर ब्रेक्स आउट, उसकी जो इकोनॉमिक कैजुअल्टी है वो इंडिया होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ही कोई नहीं, ना ही किसी का इरादा यहाँ आने को। वो वैसे ही हालत खराब है यहाँ। इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड। आपने देखा नहीं, झटका लगता तो वो क्रैश कर जाता है। तो इंडिया कांट अफोर्ड कि वो इस किस्म की कोई वहाँ माहौल बने या हवा चले कि जंग होने वाली है, ये होने वाला। इंडिया इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया के अंदर बड़ी रेवेन्यू मिलती है उनको टूरिज्म से। पाकिस्तान को तो कोई रेवेन्यू नहीं मिलती टूरिज्म, और तो लोकल टूरिज्म, उनकी तो सारी ग्लोबल टूरिज्म, एंड दे वांट टू इंक्रीज इट। तो अ स्टेट ऑफ वॉर, अ रूमर ऑफ वॉर, ट्रैवल एडवाइजरीज, ये छोटी सी चीज़ जो हुई है कि जी जहाज़ जो है अब इंडिया से पाकिस्तान ओवरफ्लाई करके नहीं जा सकते। एटलीस्ट 100 फ्लाइट्स हैव बीन अफेक्टेड, $500 million वर्थ ऑफ कॉस्ट्स हैव गॉन अप। 2 से 3 फ्लाइट्स ज़्यादा अब टाइम लग रहा है टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसलिए आई थिंक इंडिया के इंटरेस्ट में ये नहीं है। आई थिंक इंडिया सिंपली वांट्स टू बुली पाकिस्तान, धमकियाँ देगा, छोटी मोटी ये चीज़ें करेगा। बट इंडिया नोज़ कि लिमिटेड वॉर के अंदर इंडिया हावी नहीं हो सकता अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और आर्मी है, इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ ऑन एनी फ्रंट। इंडिया को पता है, तारीख बताती है इंडिया। लॉन्ग वॉर वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। 3 महीने की जंग हो, फौजें लड़ रही हैं, वो पाकिस्तान नहीं सस्टेन कर सकता। एंड दैट इज़ वेयर द न्यूक्लियर ऑप्शन कम्स इन। और वो पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि यही सिचुएशन है जिसमें हम न्यूक्लियर करेंगे। और इंडिया को पता है कि कोट अनकोट पागल है ना, शायद कर ही दें। जाहिर है जब कोई मर रहा होता है तो वो कहता है फिर कर ही दें। मैं तो होना कोई नहीं होता, तो अल्लाह खैर सुनो। इंडिया अगर आ जाएगा तो फिर ठीक है। तो यू नो दैट इज द फिलॉसफी ऑफ दिस। ठीक है, वो हम तो डूबेंगे। आई एम नॉट वरीड अबाउट वॉर विद इंडिया। ओके, ये नहीं होने जा रही। ये कोई हिस्ट्री, ये ठुक ठाक ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स चलेंगी, फॉल्स प्रोपेगेंडा चलेगा दोनों साइड से, और कुछ झड़पें भी होंगी। ठीक है, मगर ये कि जी ओहो जी आर्मीज मूव इन, लाहौर ब्रीच हो गया, सियालकोट पे आ गए, हम कश्मीर में पहुंच गए, वो आज़ाद कश्मीर की तरफ आ रहे हैं। I don't think it will go anywhere. ठीक है, यानी अगर इस तरह की नकलो हरकत के कोई इशारे या अज़ाइम भी होते तो अब तक
कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सामने आ चुकी होती है कि भारत ने फलां सरहद पर नकलो हरकत बढ़ा दी या झड़पें कहीं देखने में आई। बहरहाल वॉर के इम्कानात किस हद तक हैं, कहाँ तक तबाही हो सकती है, ये तो आपने जाना, लेकिन क्या सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ता किए जा सकते हैं? इसके अलावा भी बहुत से सवाल एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सिटी साहब, कल के शो में आपने जो बीजेपी का हिंदुत्व नज़रिया है या उनके जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं हिंदू धर्म को लेकर, उनको आपने टारगेट किया, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी को सुने तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम ताल्लुकात इसलिए नॉर्मलाइज नहीं करते कि पाकिस्तान में फैसले कौन लेता है ये सब जानते हैं। वो हाइब्रिड रजीम को भी टारगेट करते हैं और नॉर्मलाइज करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है। मीनवाइल जिस सतह पर वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को ले आए हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ भी मुआहदा तब सस्टेन करता है जब किसी ना किसी लेवल पे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हो। अगर वो बिल्कुल ही मुनक़ता कर देता है तो क्या पोजीशन हो सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं खात्मा होना, किसी चीज़ का खात्मा किया आप सोच रहे हैं। लेकिन इसमें जो अब आमना बलोच ने दो डिफरेंट, जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने 2 डिफरेंट सेशंस में डिप्लोमेट्स को, फॉरेन मिशंस को ब्रीफ किया। ब्रीफ तो करना चाहिए ना कि इंडिया जो कर रहा है गलत कर रहा है, वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड। तो वो तो नॉर्मल रूटीन है इस किस्म की सिचुएशन में। अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट्स को ब्रीफ भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो ब्रीफ करना तो ज़रूरी होता है ना। ओके, तो इससे सिचुएशन डिफ्यूज़ हो सकती है? नहीं, डिफ्यूज़ नहीं होनी। डिफ्यूज़ ही इंडिया कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना। तो उन्होंने ये सारा ड्रामा किया ना। या तो होता हमने किया होता, तो हमारा तो मौक़िफ़ है कि ये सारा कुछ आपने किया और आपके जो मकासद हैं, अगर उनके मकासद पूरे हो जाएं तो वो छोड़ ख़त्म कर देंगे, अगर नहीं होते तो कुछ लगे रहेंगे कुछ ना कुछ करने। तो द बॉल इज़ नॉट इन आवर कोर्ट। हम तो एक रिएक्टिव फोर्स है, जो वो करते हैं हम रिएक्शन करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने यही कहा है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि ये दिस थिंग कैन गेट आउट ऑफ हैंड। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमें आके समझाएं, कि इंडिया को समझाएं। वही तो धमकियाँ दे रहा है वॉर की। हम तो नहीं धमकी दे रहे वॉर की, इंडिया दे रहा है ना। तो इस सिचुएशन में इंडिया को समझा सकता है कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है। इंडिया को पता है क्या करना है आगे। इंडिया को पता है किस हद तक किसको आगे बढ़ाना है और किससे आगे नहीं बढ़ाना। तो इंडिया विल डू कैलिब्रेटेड किस्म की अप्रोच होगी। और बाकी दुनिया का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अभी वो रियल थ्रेट ऑफ वॉर है ही नहीं। दुनिया नहीं समझती कि देयर इज अ रियल थ्रेट ऑफ वॉर। इंडियन मीडिया को नोबडी टेक्स इट सीरियसली। ये जो लगे हुए हैं इंडियन, अभी या तो नरेंद्र मोदी कहे ना कि जी वी आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर, वो तो ये नहीं कह रहा। वो तो कह रहा है कि जो जिसने किया है हम पीछा करेंगे। यार ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है ना। तो हम भी दुनिया के हर कोने में हम कहते हैं ये BLA ने जो किया हम नहीं छोड़ेंगे, हर नुक एंड कॉर्नर के पीछे जाएंगे। ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इससे कोई नई बात नहीं समझ आती। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इंडिया इज़ इन अ मूड टू लिसन टू एनीवन। वो तो चाह रहा है कि उनकी बात कोई समझे, उनको सपोर्ट मिले, वो नहीं मिलेगी उनको। सो अब उनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है यहाँ से इसके बाद। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊँ इंडिया के अंदर भी आवाज़ें खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी कि ये जो सारा ड्रामा हुआ है इसको वो चैलेंज करना शुरू करेंगी। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कांग्रेस, अपोजिशन पार्टीज और जो चंद इंडिपेंडेंट मीडिया है वो सवाल खड़े करने करेंगे। डर ये लगता है ना कि जब आप इंडिपेंडेंट किस्म के सवाल करते हैं इस किस्म की नेशनलिस्टिक और सो कॉल्ड पेट्रियाटिक सिचुएशन में, तो लोग आपको गालियाँ देते हैं। तो इसलिए आप ज़रा ख्याल से, फिर मीडिया भी ज़रा ख्याल रखता है। और वो 4-5 जो इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ, वो भी बड़ा ख्याल करके बात करते हैं। अभी तो सारों ने ये बात कर ली है कि जी इन पाकिस्तान ने किया। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि यार थोड़ा सोचो कि पाकिस्तान ने क्यों किया, उसको क्या फ़ायदा था ये काम करने का। लॉजिक नहीं आ रही। मैंने लॉजिक समझाई है कि हमारे लिए कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि हम ये काम करें। हमारा तो नुकसान हो जाता है। इंडिया का नहीं नुकसान होता, हमारा नुकसान होता है। इंडिया का नुकसान होगा जब इंडिया इसको अप करेगा। अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग गया जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले, मार के निकले। तो फिर ये एक प्रेशर पड़ जाता है आपके ऊपर कि जी ओहो अभी भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो ये करते हैं। फिर वो FATF वाले आ जाएंगे। इंडिया तो यही चाहेगा कि आपको फिर घेराव किया जाएगा। तो हम क्यों इस किस्म की चीज़ करें। अभी हाल ही में जनरल बाजवा और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया था कि अब हमने फोकस करना है ऑन जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स का ये मतलब नहीं है कि आप इंडिया के साथ पंगे लें इसके साथ। हाँ। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो हमारे हक में नहीं जाती ये बात कि ये सब कुछ जो हुआ है इट इज़ हर्टिंग अस, इट इज़ नॉट हर्टिंग इंडिया, इट इज़ हर्टिंग अस। तो ये कोई यहाँ भी कुछ आवाज़ें खड़ी हो जाती है ना कि जी नहीं इसमें शायद हमारा भी हाथ हो। कुछ लोग PTI के अभी भी गालियाँ दे रहे हैं, वो नहीं देखते कि यहाँ
द क्वेश्चन ऑफ द नेशन स्टेट, वो अभी भी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स चल रहे। तो ये दिस हेल्प्स इंडिया, मगर इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ टोटल यूनिटी ऑन दिस कि रियासत को सपोर्ट करना है, झूठ बोले सच बोले रियासत को सपोर्ट करना है, इन अ क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के ऊपर नेशन स्टेट कम्स फर्स्ट। व्हाट अबाउट पीटीआई? आप उमर अयूब साहब का बयान देखें। नहीं, अच्छी बात है, शुक्र है वहाँ से बयान आए हैं, मगर मुझे कोई यही कह रहा था अभी कि वो देखे तो सोशल मीडिया के ऊपर कोई यूनिटी नहीं है, अभी भी गालियाँ दे रहे हैं वो जो उनके ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स हैं, वो हमने देखे हैं, वो क्या है ना। जी जी, इसी के ऊपर तो रोना धोना है, तो इनको कौन रोकेगा? दे आर हर्टिंग द कॉज। ठीक, तो ये है सिचुएशन। तो आपने जनरल बाजवा को जैसे याद किया तो मुझे याद आया, नवाज शरीफ साहब जब वापस आ रहे थे तो यूके से एक बयान जारी हुआ था पुरअमन हमसायगी का, कि पीसफुल होना चाहिए नेबरहुड। मईशत को भी उन्होंने साथ ही जोड़ा था कि इसी से मुमकिन है। कब की बात है? ये जब अक्टूबर 2023 में वापस आ रहे थे नवाज शरीफ साहब। तो ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया में बहुत बजी थी कि नवाज शरीफ साहब भारत के साथ मामलात को नॉर्मलाइज करेंगे। फिर जयशंकर साहब जब पाकिस्तान आए SCO के लिए, और मीनवाइल कुछ भारतीय सहाफ़ी आए तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए गए, मरीम नवाज भी थी वहाँ पे। तो यूँ लगा कि जैसे वो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं, और आपने भी बात की थी तज्जिए में कि नवाज शरीफ साहब का किरदार माजी में भारत के हवाले से क्या रहा है। इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने में नवाज शरीफ साहब आगे आएंगे? चले बलूचिस्तान में तो मेरा ख्याल है बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। अगर मुझे मियाँ साहब पूछेंगे तो मैं कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं आने की इस वक्त। ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। इस वक्त इंडिया का मूड कुछ और है। आप चुप करके बैठें, लेट द इस्टेब्लिशमेंट हैंडल दिस, लेट द गवर्नमेंट हैंडल इट, दे नो मच मोर। इस वक्त अगर आपने कोई ऐसी बात की, वो आपके ख़िलाफ़ जाएगी और इंडिया उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो बेस्ट ये है कि अभी आप चुप करके बैठे। ये ज़रूर है कि वी शुड ऑल कंडेम टेररिज्म, वी शुड कंडेम दोज हु डिड दिस। सिविलियंस के ऊपर अटैक करना, वी शुड कंडेम इट होल हार्टेडली। और वो मियाँ साहब भी करें, सब करें, करना चाहिए। मैं थोड़ा सा सोचों में पड़ गया कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो जब ये हुआ तो कहा कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस। इससे ज़्यादा करना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था। मगर मुझे समझ आई ना कि कंसर्न क्यों कहा उन्होंने, कंडेम क्यों नहीं कहा। क्यों? कि जब बलूचिस्तान हुआ हमारे साथ तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया। जब हमारे साथ टेररिज्म होती है तो इंडिया नहीं कंडेम करता। तो फिर ये वही है ना इंडिया पाकिस्तान का। आप नहीं करते तो हम क्यों करें? कोई असूल नहीं है तो हमारे पास भी फिर कोई असूल नहीं है। टिट फॉर टैट, ये पुराना हमारा मसला है। इंडिया ने आज तक जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रही है, जो TTP कर रही है, ये BLA कर रही है, कभी कंडेम नहीं किया। पंजाबी मारे जाते हैं, एथनिक क्लेंसिंग होती है कि इंडिया ने कभी कुछ नहीं कहा। तो फिर हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी स्टैब्लिशमेंट, फिर व्हाई शुड वी? तो इससे ज़्यादा हम क्या करें? मगर फिर भी आपने देखा कि हमारी तरफ से, सियासतदानों की तरफ से कंडेमनेशन भी आई है। जी, सबने मजम्मत किया है कि टेररिज्म जहाँ भी हो, जिस भी फॉर्म में हो। तो आई थिंक अच्छी बात है, वी शुड गो द एक्स्ट्रा माइल। इंडिया नहीं करता, ये नहीं करता। तो इंडिया अब क्या करेगा? क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है? वही BLA, वही बिल्कुल होगा। मैंने प्रेडिक्ट किया था और मैं फिर कह रहा हूँ, और इजाफा होगा, बिल्कुल होगा। और मैंने पहले भी कहा था, ये भी कहा था कि अब पहले फ़ौज आपकी और इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो वेस्टर्न बॉर्डर पे और टेररिस्ट के ख़िलाफ़ तैयारी कर रही थी और एक्टिंग में थी। अब उनको डाइल्यूट करने पड़ेंगे अपने रिसोर्सेज, क्योंकि LOC के ऊपर भी अब इंसिडेंट्स होंगे और वो हॉट रहेगी। तो इस मामले को लेकर आलमी बरादरी को कैसे मुतनब्बे किया जा सकता है? क्योंकि भारत में तो बगैर किसी ख़तरे के खौफ के पहले घंटियाँ बजानी शुरू कर दी जाती हैं। ये ख़तरे तो रियल हैं, TTP और BLA से रिलेटेड। तो पाकिस्तान कैसे आलमी बरादरी को बता सकता है कि भारत इस तरह के इक़दाम पाकिस्तान में करना चाहिए ना? मगर नहीं हो रहा ना इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की बात ज़्यादा, तो पाकिस्तान ने पुराने ज़माने में बहुत सी ऐसे काम किए हैं जिसके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी की सिंपथीज़ जो है, हमदर्दियाँ खो बैठे हैं। हमारी मतलब है कि आवर डिप्लोमेसी हैज़ बीन वेरी वीक, और हमने काफ़ी नेबरहुड के अंदर ये बात कहना कि किसी के कहने के ऊपर हमने ये किया, यार छोड़ो, किसी के कहने पे आपने किया, ये कोई बात है? कि अमेरिका ने हमें कहा तो हमने कर दिया, ये कोई बात है? आपको अब आप कहते हैं जी हमें उस जंग का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था, अफगानिस्तान में जो हुआ नहीं बनना चाहिए था। मगर आपने क्या सिर्फ 10 साल वो और उसके अगले 10 साल भी तो आपने बहुत कुछ किया। और उस वक्त तो अमेरिका नहीं था, अमेरिका तो चला गया था, रूस भी चला गया था। आप फिर अफगानिस्तान में आपने वहाँ कितनी इंटरफेरेंस की, तो अब वो भुगत रहे हैं हम। तो हमारी आर रेपुटेशन इज नॉट गुड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बट बिकॉज वी आर अ न्यूक्लियर पावर, पीपल हैव टू रिस्पेक्ट आवर डिस्क्रेशन, शैल वी से। ऑलराइट, ठीक है। जो फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं आज की सिचुएशन में पाकिस्तान के इश्यूज की, उनकी निशानदही आपने देखी। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। और अब शो में आपके सवालात इसी सिचुएशन से पैवस्ता। खुर्रम अमेरिका से क्या जानना चाह रहे हैं?
सिटी साहब, पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है इंडिया के अगेंस्ट, उसे अगर हम 2019 के रद्द-ए-अमल से कंपेयर करें तो डोंट यू थिंक कि इस दफ़ा ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा हार्ड है हमारा रद्द-ए-अमल? इसे आप जनरल आसिम मुनीर और जनरल बाजवा की सोच में फ़र्क कहेंगे या शहबाज शरीफ और इमरान खान की गवर्नमेंट का भी कोई रोल है इसमें? नहीं, बड़ी सिंपल सी है तो जवाब है। 2019 में इंडिया ने एक कदम उठाया था और वो एक कानूनी तौर पे कदम था, उसमें कोई वॉर मंगरिंग नहीं थी। उन्होंने कोई आपकी स्पेस नहीं कैप्चर की, उन्होंने कोई मिलिट्री एक्शन आपके ख़िलाफ़ नहीं किया, ना धमकी दी। उन्होंने बैठे बैठे एक कागज़ के ऊपर एक कानून पास कर दिया था। तो उसके रिएक्शन फिर की इसी किस्म का होना था ना। कोई जंग की बात तो हो नहीं सकती थी, बिकॉज उससे पहले तो आपने अमन की बात की हुई थी उनके साथ, सीज़ फायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए देयर वाज नो रिएक्शन फ्रॉम आवर साइड कि हमारा तो मौक़िफ़ ये था कि जो उन्होंने किया वो है ही इलीगल, तो अब उसके ऊपर हम क्या ज़्यादा शोर डालते। हम तो कहते थे अब तो मानते ही नहीं हैं 370 को, आर्टिकल 370 को। हम तो कश्मीर रेजोल्यूशन की बात करते हैं। ये स्पेशल स्टेटस तो है, ये तो कश्मीर वालों ने अंदर किया हुआ, हमारे साथ तो मसला और है, प्लेबिसाइट का मसला है। तो इसलिए आवर रिएक्शन वाज वेरी नॉर्मल। मगर फिर हमने थोड़े आगे बढ़ गए हम और हमने कहा कि अच्छा जी, हम अब तजारत भी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर इंडिया की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं था उस वक्त। उन्होंने काम किया, आपने थोड़ा बहुत रिएक्शन किया। इस दफ़ा तो इल्ज़ाम आप पे है कि आपने गड़बड़ की है, इसलिए इंडिया का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। अब अगर इंडिया का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो धमकियाँ दे रहे हैं कि जंग करेंगे, तो फिर आपका भी रिएक्शन आना पड़ता है ना। यू कांट देन सिट बैक एंड से हाँ कुछ नहीं हुआ। वो आपको कह रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, वो धमकियाँ दे रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, वो पानी रोकने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम कराची को ब्लॉकेड कर देंगे। तो इस सूरत में तो चुप करके बैठे रहोगे? तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट एन इक्वली हार्ड रिस्पॉन्स बिकॉज द प्रोवोकेशन इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। सो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। और अब इस सिचुएशन को बड़ी महारत के साथ हमारी लोकल सिचुएशन के साथ मिलाया है ओमान से ईसा अली ने। आपने कश्मीर के बारे में कहा कि वहाँ जो सियाह गए हुए थे वो भी बता रहा था कि कश्मीर में जगह जगह पर फौज तैनात थे, लेकिन जब ये हमला हुआ तो इंडियन आर्मी सारे गायब थे। तो आप इसको 9 मई जैसे कि जिना हाउस कह सकते हैं, 9 मई पीटीआई के खिलाफ जैसे हुआ है, उस वक्त सारे रोड से पुलिस और सिक्योरिटी इदारे सारे गायब थे और 9 मई हो गया। पीटीआई जैसे कहते हैं सोची समझी प्लानिंग था उनके खिलाफ। ये कश्मीर का जो इंसिडेंट्स है उसको आप ये कह सकते हैं इंडिया का सोची समझी प्लानिंग थे पाकिस्तान के खिलाफ, ये पाकिस्तान के लिए 9 मई उन्होंने बनाया। आप इसको ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि बहुत फ़र्क है। अगर ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मेरा मौक़िफ़ ये है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने ये खुद करवाया, तो फिर अगर आपका बात सुनी जाए तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ये करवाया था पीटीआई को अंदर करने के लिए। वह दरअसल सूरत हाल ऐसी नहीं है। इनफैक्ट सूरत हाल ये है कि जिन लोगों ने ये चीज़ करवाई थी उनके ख़िलाफ़ तो केसेस हो गए। यही तो इल्ज़ाम है कि जनरल फैज़ और कुछ फ़ौजियों ने मिल के ये एक प्लान बना इमरान खान के साथ ताकि ये चीज़, इसीलिए उनको डिसमिस कर दिया गया है। तो अगर ये इस्टेब्लिशमेंट का प्लान होता तो फिर तो इसको डिसमिस ना करते ना। तो यही तो सवाल खड़ा हो गया कि यार लाहौर में रास्ते क्यों कोर कमांडर ने क्यों खोल दिए कि आने दो लोगों को। तो ये कोई साजिश अगर थी तो इस्टेब्लिशमेंट की साजिश नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो लोग थे जो पीटीआई की हमायत करते थे, जिनका ये प्लान था कि किसी तरीके के साथ इस चीज़ को बड़ा बनाया जाए, अटैक किया जाए होम अपनी फोर्सेस के ऊपर, और फिर उसके बेसिस के ऊपर फ़ौज के अंदर तब्दीली लाई जाए। तो दिस इज़ द चार्ज। तो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं किया जो आप कह रहे हैं, ये पीटीआई ने किया था एक साजिश के तहत। यही केस है और यही हुआ। ऐसे ना होता तो जो लोगों को फ़ौज में से निकाला है उनको ना निकालते, उनको हार डालते अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया होता तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन जो इंडिया में हुआ है और जो यहाँ आप जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। सॉरी। लेकिन इस सिचुएशन में इमरान खान साहब की यूटिलिटी की बड़ी बातें की जा रही हैं कि वो माजी में नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते रहे हैं कि बड़ी कुर्सी पे छोटा आदमी बैठा है, इस तरह के ट्वीट्स करने के बाद। और ये भी खबर आ रही है कि कोई 4 रिटायर्ड जर्नैल मिलना चाह रहे हैं इमरान खान साहब से। यार ये जो खबर आई है इसमें दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने इनको इकट्ठा किया और इनको कहा कि आप जाएँ और जाके खान को समझाएं। ठीक।
दूसरी ये व्यू आ रही है कि नहीं, ये इंडिपेंडेंटली इन्होंने सोचा है कि मुल्क खतरे में है, या इस वक्त इकट्ठा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, मेरा मौक़िफ़ यही है कि इनको इकट्ठा किया गया और कहा गया कि जाएं आप समझाएं, क्योंकि इनको इजाज़त नहीं मिल सकती, बिकॉज फैमिली को नहीं पूरी को मिल रही, राजा को नहीं मिल रही, तो इनको कैसे जाने देंगे। तो इसीलिए फिर ये गए अदालत के पास। मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता दूँ, अगर अदालत इनको इजाज़त दे देती है तो समझे समझ गए समझ गए। अगर अदालत नहीं देती तो समझे समझ गए। क्या मुबहम सा इशारा है, लेकिन कितना वाज़ेह है। अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियां हैं। आप कुछ और जानना चाहें, नंबर आपके सामने, सवाल भेजिए। अपना अगले प्रांत के लिए इजाज़त दें। थैंक यू।